जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसमें कोल इंडस्ट्रीज, आयरन इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज और खासकर कॉटन टेक्सटाइल के बारे में काफी ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि औपनिवेशिक काल में भारत में किन किन उद्योगों का विकास हुआ और कौन कौन से उद्योग भारत में स्थापित हुए। तो 1850 के दशक तक अंग्रेजों ने भारत में बहुत ही कम उद्योग स्थापित किए, या फिर ये कहें कि उन्होंने गिने चुने उद्योग स्थापित किए जिससे कि उन्हीं को लाभ पहुंचाया जा सके। उनकी जो पर्सनल नीड्स थी, उनकी खुद की जो इंडस्ट्रीज थी, उनको लाभ मिल सके। उन्होंने क्या किया कि सस्ते और छोटे मोटे जो निम्न प्रकार की वस्तुएं होती है ना, सिर्फ उन्हीं के उद्योग स्थापित किए, जिसकी वजह से हमारे जो भारत की औद्योगिक विकास की जो गति थी ना, वो काफी ज्यादा धीमी हो गई। 20वीं शताब्दी के आरंभ होते होते यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन चलना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से पारसी, गुजराती और मारवाड़ी उद्योगपति जो थे, ये लोग उभर कर सामने आए। इसके बाद भारत में साबुन, पेंसिल, चमड़ा, दिया सलाई, एल्यूमिनियम, इनके छोटे छोटे उद्योग खुलना स्थापित हो गए। 1905 में तो भारत में लगभग 1500 ज्वाइंट स्टॉक कंपनियां भी खुल चुकी थी। इसमें अंग्रेजी पैसा भी लगा हुआ था, मतलब विदेशियों का पैसा भी इनमें लगा हुआ था। सन 1890 से लेकर 1914 तक, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध तक, हाल ऐसा हो गया था कि उद्योग जो थे वो धीरे धीरे स्थापित होते जा रहे थे। निरंतर उनका विकास होता जा रहा था, तेजी से तो नहीं हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे उनका निरंतर विकास होता जा रहा था, जिसकी वजह से नए उद्योग स्थापित हो चुके थे। लगभग 70 सूती मिलें खुल गई थी, 30 पटसन की, और कोयले का उत्पादन तो दुगने से भी अधिक हो गया था। सबसे महत्वपूर्ण जो और दूरदर्शी व्यक्ति थे ना, जिनका नाम जमशेदजी टाटा हम सुनते हैं, इनके सामने विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां आई, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने सबसे पहला इस्पात कारखाना 1911 में खोला। इस्पात यानी कि स्टील। भारत का स्टील सबसे अच्छी क्वालिटी का था, इसलिए बुर्ज खलीफा जब बन रहा था तो उसमें भी टाटा स्टील ही यूज किया गया था, और भी दुनिया भर के कंस्ट्रक्शंस में टाटा स्टील को ही प्रायोरिटी दी जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारतीय वस्तुओं को काफी अच्छा बाजार मिला। कैसे कि भैया, पहले तो विदेशी वस्तुएं आती थी भारत में विदाउट एनी टैक्स, तो वो क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उधर ही उधर इंग्लैंड, यूरोप में लग जाते थे वो सारे कपड़े या फिर कोई भी औद्योगिक वस्तु होती थी। तो भारतीय उद्योगों को काफी अच्छा अवसर मिला, काफी अच्छा बाजार मिल गया, क्योंकि अंग्रेजों का माल तो भारत में आ नहीं रहा है, तो अपना माल उन्होंने भारत के पूरे बाजारों में फैलाना आरंभ कर दिया, जिसकी वजह से भारतीय उद्योगों को पनपने का काफी अच्छा अवसर प्रदान। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया, तो उसके बाद भारत में जो औद्योगिक विकास था ना, उसका एक नया अध्याय लिखा जाना आरंभ हो गया था। कैसे? देखिए, राष्ट्रीय जागृति हो चुकी थी, राष्ट्रीय चेतना लोगों में जाग चुकी थी। उसके बाद औद्योगिक विकास को काफी ज्यादा प्रोत्साहन मिला उसकी वजह से। लेकिन औद्योगिक विकास की तीव्र गति का सबसे महत्वपूर्ण कारण पता क्या था? अंग्रेजों ने जो सरकारी उद्योग थे ना, उसके नीतियों में परिवर्तन कर दिया। प्रथम महायुद्ध जो था, उसके काल तक भारतीय उद्योग सरकारी सहायता के बिना ही काम करते थे, अपने बल पर ही काम कर रहे थे। लेकिन 1923 में क्या किया अंग्रेजों ने? इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किया और बोला कि हम आपकी सहायता करेंगे। भारत सरकार जो है, उसने सबसे पहला राजकोषीय आयोग स्थापित कर दिया। मतलब उसकी सिफारिश पर यह स्वीकृति दे दी कि भैया, उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा में संरक्षण दिया जाएगा, कि विदेशी कंपनियां जो है यहाँ पर आके ट्रेड कर रही हैं, तो उससे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो देश की कंपनीज को दी जाएंगी। तो ये काफ़ी अच्छा एक कदम था। इस प्रथम राजकोषीय आयोग की नियुक्ति सन 1921 में की गई थी, और 1923 यानी कि 2 सालों बाद ही इसकी सिफारिश पर काम करना शुरू कर दिया था। इस नई नीति के फलस्वरूप 1924 से 1939 के बीच सरकार ने लौह, इस्पात, सूती वस्त्र, पटसन, चीनी, माचिस, कागज जैसे अनेक उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया। तो अंग्रेजों ने भारत में कौन कौन से उद्योग स्थापित किए, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास रेल उद्योग। तो भारत में अंग्रेजों ने रेलवे यातायात जो है, इसका प्रारंभ और विस्तार औद्योगिक इकाई के रूप में किया था। यहाँ पर रेलवे निर्माण जो है, ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 2 निजी कंपनियों द्वारा आरंभ किया गया था। इसके बारे में हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं, आप ऊपर आई बटन से उस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। ब्रिटिश उद्योगों को कच्चा माल और बाजार के अन्य वस्तुओं की आवश्यकता होती थी, जिसकी पूर्ति के लिए उन्होंने रेलवे का निर्माण भारत में किया था। भारत सरकार ब्रिटिश रेलवे कंपनियों को उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर 5% ब्याज दर देना स्वीकार कर लिया था इन्होंने। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 में पहली बार भारत में रेल लाइन बिछाई गई, जो बम्बई से ठाणे तक चलती थी, और ये पहली ट्रेन थी जो भारत में चली थी। भारत को जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो उस समय पूरे भारत भूमि पर 40,000 मील लंबी रेल लाइन बिछी हुई थी, जो कि एक एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज काफ़ी ज़्यादा कम थी। लेकिन फिर भी रेलवे ने कुछ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा किए थे भारत को आपस में जोड़ने के लिए। लेकिन इसकी वजह से नुकसान क्या हुआ कि भैया, हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, जो अपने में आप में ही एक निजी अर्थव्यवस्था थी, स्वतंत्र थी, वो नष्ट हो गई पूरी तरह से। हमारी आर्थिक स्थिति जो है पूरी तरह से कमजोर कर दी अंग्रेजों ने, और अंत में जो गाँव जो आत्मनिर्भर थे, उन्हें शहरों पर आश्रित कर दिया। दूसरा उद्योग था सूती वस्त्र उद्योग। तो भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र उद्योग की जो मिल है, वो 1853 में लगाई गई थी।
कामसजी नाना भाई ने लगाई थी ये बम्बई में। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, जब ये मिल आरंभ करवाई ना, तो इन्होंने कोशिश करी कि पुराने तरीके से ही मिल जो है, ये सूती वस्त्र की मिल जो है ये आरंभ हो। क्यों? क्योंकि अगर आधुनिक तरीका, उस समय का जो सबसे आधुनिक तरीका था वो तो अंग्रेज़ों के पास था, इंग्लैंड में चल रहा था, लेकिन अगर वही टेक्निक जो है वो भारत में आ जाती है तो उस टेक्निक की वजह से क्या होगा, इनका, अंग्रेज़ों का जो बाजार है ना भारत में, जो भारत में आके अपना माल बेचते हैं, तो वो उनका माल बिकेगा नहीं, उल्टा भारतीयों का ही बिकने लग पड़ेगा, तो उनके बाजार को खतरा हो जाना था। अंग्रेजी सरकार ने बहुत कोशिश की कि भारत के जो सूती वस्त्र मिल हैं इन पर काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध लगाए जाएं, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा विकसित होते गए और 1879 तक भारत में सूती वस्त्र की जो मिलें हैं इनकी संख्या बढ़कर 56 हो गई थी और प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ तक यानी कि 1913-14 तक इनकी संख्या 264 तक पहुंच गई थी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया जो अगले 4 सालों तक चला और इन 4 सालों की अवधि में भारतीय उद्योगों को बढ़ने का अवसर प्रदान हुआ, क्योंकि आयात कम हो गया, जो इंग्लैंड से सामान आ रहा था वो कम हो गया और भारत के अंदर का जो सामान है उसे वे उन लोगों ने प्रोडक्शन बढ़ा दी। और इसी प्रकार से जब 1940 आया यानी कि जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तो उस समय पूरे भारत में 423 सूती वस्त्रों की मिलें थी। बाद में जब विभाजन हो गया, पाकिस्तान में चले गई कुछ, फिर भी भारत में 408 मिलें उपस्थित। अगला उद्योग है पटसन उद्योग। पटसन यानी कि जूट, तो 1855 में बंगाल में स्थापित हुआ था ये। भारत में पहली जूट मिल एकलैंड मिल थी, जिसे जॉर्ज एकलैंड और बंगाल के फाइनेंसर थे बाबू बिसुम्बर सेन, जिन्होंने रिश्रा, जो बंगाल में एक जगह है, वहां पर स्थापित की थी। 1882 में जूट मिलों की संख्या जो है ये बढ़कर 20 हो गई थी। इनमें से अधिकांश मिलें बंगाल में ही थी और अधिकांश पर अंग्रेजों का ही आधिपत्य था। 19वीं सदी के अंतिम 25 वर्षों में यहाँ पर 50,000 से अधिक लोग काम करते थे। वहीं 1901 में जूट मिलों की संख्या बढ़कर 36 हो जाती है, जहां पर 1,15,000 लोग काम करते थे। इसके बाद आज़ादी का समय आता है, तो 1947 में जब बंटवारा हुआ तो अधिकांश जो जूट की मिलें थी ना, ये सारी पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, उसमें चली जाती। जूट उत्पादन का जो क्षेत्र था ना, 2/3 लगभग, मतलब आधे से ज्यादा जो है वो पाकिस्तान में चले जाता है, लेकिन इसको जो आगे प्रोड्यूस करके प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज जो थी ना, वो भारत में आ जाती। इनकी संख्या लगभग 113 थी। तो 113 मिलों को कच्चा माल तो चाहिए, तो कच्चे माल को उत्पन्न करने के लिए सरकार के सामने एक समस्या थी कि किस प्रकार से उत्पन्न किया जाए और इन कंपनीज को बचाया जाए। चौथा उद्योग है लोह व इस्पात उद्योग, लोहा और स्टील जो होता है। तो आयरन और स्टील के बारे में देखिए, कई सारी बुक्स में ना गलत चीजें दी हुई हैं। करेक्शन क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि 1874 में एक्चुअल में लोह और इस्पात उद्योग जो है वो स्थापित हुआ था बंगाल में, जो बंगाल आयरन वर्क्स नाम की कंपनी है उसके द्वारा। ठीक है, कई जगह पर बताया हुआ है कि भारत में प्रथम लोहा उद्योग जो है, लोहा और इस्पात कारखाना जो है वो 1873 में, मतलब 1 साल पहले बता दिया गया है, बिहार के कोयला क्षेत्र जो झरिया है वहां पर आयरन वर्क्स, बाराकर आयरन वर्क्स द्वारा। लेकिन ये चीज गलत है। एक्चुअल में 1873 में आयरन वर्क्स जो है इसकी कंपनी की स्थापना हुई थी, ना कि कारखाने की 1 साल बाद स्थापना हुई थी। ठीक है, ये कंपनी आयरन और स्टील ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाई, लेकिन 1907 में जमशेदजी टाटा जो है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी नाम से एक कंपनी स्थापित करते हैं, जो जमशेद जी द्वारा चलाई जाती है, जो जमशेदपुर में होती है। ठीक है, जमशेदपुर उन्हीं के नाम से रखा गया और इनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, या फिर कहें कि काफ़ी ज़्यादा थी। कैसे? क्योंकि देखो जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ ना, तो बाहर से तो सामान आ नहीं रहा है, ना स्टील आ पा रहा है, तो इंडिया में इन्होंने बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्टील प्रोड्यूस करना आरंभ कर दिया। और ऐसा कहा तो ऐसा भी जाता है कि 1914 से लेकर 1918 तक का जो वर्ल्ड वॉर था ना, वर्ल्ड वॉर में जो लोहे की मांग था ना, वो यही कंपनी पूरा कर रही थी, मतलब विदेशों को भी यही कंपनी माल सप्लाई कर रही थी। इस्पात के उत्पादन की बात कर ली जाए, इस्पात यानी कि स्टील, तो वो 1913 में 51,000 टन था, जो आगे 1918 में बढ़कर 12,40,000 टन तक पहुंच गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी इसमें काफी ज्यादा उन्नति हुई और स्वतंत्रता के बाद तो पूछो ही। इसके बाद आता है शीशा उद्योग। तो 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में शीशा तैयार करने के उद्योग स्थापित हो चुके थे, लेकिन ये शीशे बनाना काफी ज्यादा मुश्किल कार्य था और काफी ज्यादा महंगा पड़ता था और लोग खरीदते भी नहीं थे, जिसकी वजह से उद्योग बंद करने पड़ गए मजबूरन। लेकिन 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में ये कारखाने फिर से चालू किए गए और 1947 में ये लगभग 100 कारखाने हो चुके थे भारत में। तो अंग्रेजों के शासनकाल में इनमें इतनी ज्यादा प्रगति देखने को नहीं मिली, ये बहुत ही बुरी तरह से घिसे पिटे हुए उद्योग लगते थे। लेकिन जैसे ही स्वतंत्रता प्राप्त हुई हमें, तो स्वतंत्रता के बाद इन उद्योगों ने प्रगति करनी आरंभ कर दी। फिर आते हैं कोयला खान उद्योग। अब कोयले की खानें जो है ना, इन्होंने बाकी उद्योगों के मुकाबले काफी अच्छी प्रगति की। बिहार हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा, मध्य प्रदेश,
और इसके इनके आसपास के कुछ इलाके, तो यहाँ पर काफी सारी खदानें थी और इन्हें खोद खोद कर निकालना आरंभ कर दिया गया कोयले को। लेकिन ये जो कोयले निकालने की प्रक्रिया थी, फिर इसको जो प्रोसेस किया जाता था, तो ये काफी ज्यादा कठिन था और बहुत ही पुरानी तकनीक थी। मतलब आधुनिक तकनीक अंग्रेजों के पास थी, लेकिन उन्होंने भारत में उसे इंट्रोड्यूस नहीं किया था, जिसकी वजह से ये भी इतनी ज्यादा प्रगति नहीं कर पाया जितना कि ये क्षमता रखते थे। इन उद्योगों पर यूरोपीय बस्तियों का एकाधिकार स्थापित था। केवल घटिया किस्म के कोयले पर ही भारतीयों को अधिकार करने या व्यापार करने दिया जाता था। फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण उद्योग, कागज उद्योग। तो 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में ही या फिर उससे पहले ही कागज का जो उत्पादन है वो आधुनिक ढंग से किया जाना आरंभ कर दिया था। 1870 में सर्वप्रथम हुगली में कागज की पहली मिल स्थापित की गई थी। 1879 में लखनऊ में कागज की मिल स्थापित की गई और 1882 में टाटागढ़ पेपर मिल की स्थापना हुई। 1885 में यानी कि कुछ वर्षों में ही पुणे में भी एक डेक्कन मिल पेपर की स्थापना हो गई और 89 में रानीगंज में, जो रानीगंज बंगाल में है, वहां पर भी बंगाल पेपर मिल की स्थापना हो गई। इन सभी का फायदा क्या हुआ? तो शिक्षा, प्रेस, राष्ट्रीय आंदोलनों में पेपर का तो आपको पता ही है किस प्रकार से कितना ज्यादा योगदान रहा है। लोगों ने पत्र लिख लिख कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए थे, तो राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए भी काफी ज्यादा कारगर सिद्ध हुआ। तो जैसे जैसे शिक्षा में उन्नति होने लगी, प्रेस में उन्नति होने लगी, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ने लगे, तो उसी प्रकार से ये जो कागज उद्योग था ना, इसका भी काफी अच्छी तरह से विकास होने लग पड़ा और ये उन्नति करने लगा। स्वतंत्रता के पहले भी ये काफी अच्छी तरह से चल रहे थे, स्वतंत्रता के बाद भी बहुत ही अच्छी तरह से चलते रहे। लेकिन फिर भी जो अच्छी क्वालिटी के अगर पेपर हमें चाहिए ना, जो अखबारों के लिए यूज किए जा रहे थे, या फिर जो बढ़िया बढ़िया सी किताबें होती हैं महंगी वाली, तो उनके लिए हमें फिर भी पेपर्स जो हैं वो विदेशों से ही मंगवाना पड़ रहा था। आज भी काफ़ी सारे पेपर्स के आज तो अलग अलग तरह की वैरायटीज आ गई हैं, तो बहुत सारे पेपर्स ऐसे हैं जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। फिर आता है चीनी उद्योग। तो देखिए, चीनी उद्योग तो काफ़ी पहले से भारत में था, लेकिन आधुनिक ढंग का जो चीनी उद्योग है ना, वो 20वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। ज्यादातर चीनी मिलें जो थी वो पंजाब में और उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई थी। आज़ादी के समय देश में 142 चीनी मिलें थी और ये उद्योग स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी काफी अच्छी तरह से फले फूले। नेक्स्ट है चमड़ा उद्योग। तो भारत में चमड़ा उद्योग भी काफी पहले से था, लेकिन आधुनिक चमड़े उद्योग की बात कर ली जाए तो 19वीं शताब्दी के आरंभ होने से लगभग कुछ समय पहले ही भारत में ये स्थापित किए गए। सबसे अच्छा और आधुनिक ढंग का जो चमड़ा उद्योग है, ये माना जाता है कि सर्वप्रथम 1860 में कानपुर में स्थापित किया गया था, जो कि हार्नेस एंड सैंडलरी फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था। बस इसी समय के बाद से कानपुर जो है वो चमड़ा उद्योग का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। ठीक है, और यही नहीं है, कानपुर के अलावा बम्बई और मद्रास में भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ और वहां पर भी उद्योग स्थापित होने आरंभ हो गए। स्वतंत्रता के बाद भी अनेक स्थानों पर ये जो आधुनिक उद्योग, जो आधुनिक ढंग से चमड़े की वस्तुएं बनाने वाले उद्योग है, ये कई जगह पर स्थापित होने लग पड़े थे। ये थे कुछ मुख्य उद्योग। इनके अलावा कुछ और भी उद्योग थे, जैसे कि कपास की अटाई कटाई वाले उद्योग थे, नमक उद्योग था, भ्रामक और शोरा जैसे खनिज होता है, तो इनके भी उद्योग स्थापित हो रखे थे इंडिया में। इनके अलावा चावल, आटे की जो मिलें होती हैं, इनके उद्योग भी स्थापित थे। पक्की ईंटें बनाने वाली फैक्ट्रीज वो भी स्थापित हो रखी थी इंडिया में। 1975 के बाद सीमेंट, दिया सलाई जैसे उद्योग भी विकसित होने आरंभ हो गए। आधुनिक तकनीक से जो जहाज निर्मित, हम पहले पढ़ चुके हैं, ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो जहाज निर्माण भी आरंभ हो गए। विशाखापट्टनम में आरंभ हुए 1941 में, और इसी तरह से स्वतंत्रता के बाद अनेक प्रकार की औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई और स्वतंत्र रूप से चलती रहीं, जिनमें भारतीय सरकार ने भी उनका सहयोग देना आरंभ किया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि औपनिवेशिक भारत की अर्थव्यवस्था में मध्यम वर्ग का क्या योगदान रहा। मध्यम वर्ग यानी कि वो जो पूंजीपति वर्ग आ चुका था, उसका किस प्रकार से उत्थान हुआ है, भारतीय लोगों ने भारतीय उद्योगों में किस प्रकार से निवेश किया, और ये जो श्रमिक श्रेणी थी इसका किस प्रकार से उत्थान हुआ। सबसे पहले आता है इनका आर्थिक योगदान। मध्यम वर्ग के लोग फैक्ट्रियों में काम करते थे, मिलों में काम करते थे, तो इनके काम करने से औद्योगिकरण जो प्रक्रिया है ना, इसको बढ़ावा मिला, क्योंकि अब काम करने वाले मजदूर मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से उन्हें मुनाफा हो रहा था कंपनियों को, जिसकी वजह से उन्होंने और बड़े बड़े उद्योग स्थापित करने आरंभ कर दिए। इसी के साथ ही जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग थे, इनको जब पैसे मिलते थे तो इन्होंने क्या किया, भूमि खरीदना आरंभ कर दिया, भूस्वामी बन गए धीरे धीरे। इन्होंने कृषि कार्य आरंभ कर दिया। पहले तो देखिए, अब एक जाति का पहले कृषि पर अधिकार था, जैसे कि हम देखते हैं कि हिंदुओं का ही एकाधिकार स्थापित था यहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वाणिज्य हो गया, व्यापार हो गया, इसमें थोड़ी सी कमियां आने लग जाती हैं एकाधिकार में भी, जिसकी वजह से गैर हिंदू जो है ना, वो भी इस क्षेत्र में आना
आरंभ कर देते हैं। इसके बाद जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा कि अंग्रेजों ने नई नीतियां लागू की, जिसकी वजह से समान अधिकार और भारतीयों को तो विशेषाधिकार भी प्राप्त होने लग पड़े थे कुछ क्षेत्रों में। तो उसकी वजह से क्या हुआ, भारतीयों को ये जो व्यापार कर रहे थे वाणिज्य व्यापार में, इन लोगों को थोड़ा समान की दृष्टि से देखा जाने लगा। कैसे समान बोले तो वो सम्मान नहीं, समान मतलब कि एक समान, कि चाहे विदेशी हो चाहे भारतीय हो तो सभी को एक समान अधिकार मिलने आरंभ हो गए थे। इसी प्रकार से भारतीयों में भी अलग अलग श्रेणियां थी, इन सभी को भी एक समान अवसर प्रदान होने लग पड़े। तो जिसके कारण क्या हुआ कि आंतरिक और विदेशी व्यापार काफी अच्छी तरह से विकसित हुआ। फिर आता है सामाजिक और राजनीतिक योगदान। अब मध्यम वर्ग के लोग जो थे वो आधुनिक विचारधारा वाले थे, काफी ज्यादा प्रभावित हो चुके थे आधुनिक शिक्षा के कारण। तो उन्होंने क्या किया, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों का आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया। जैसे कि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन और या फिर हम कहें कि स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया, जिसकी वजह से विदेशी वस्तुओं का उन्होंने बहिष्कार किया और देसी वस्तुओं का उन्होंने उपयोग करना आरंभ कर दिया। उन्होंने इसी चीज पर बल दिया कि हम भारत में बनी हुई, भारत में निर्मित वस्तुओं का ही उपभोग करेंगे, बाहर से आई हुई वस्तुओं को हम पूरी तरह से त्याग देंगे। हालांकि ये पूरी तरह से त्याग तो नहीं पाए थे, लेकिन काफी हद तक ये सफल होता हुआ दिखा था। इन्होंने ये बहुत ही साहस भरा काम किया था और इसकी वजह से जो भारतीय उद्यमी थे, उद्योगपति, इनका भी काफी ज्यादा साहस बढ़ा। उन्होंने शोरा, जो बारूद वगैरह होते हैं, लोहा, साबुन, वस्त्र और दिया सलाई जैसे कई उद्योगों में अपनी पूंजी लगाना आरंभ कर दिया। इसकी वजह से बाजार का आकार बढ़ने लगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों की अब आवश्यकता थी, फैक्ट्रियों में काम करने वाले भी। तो इसकी वजह से जाति प्रथा भी हमें कम होती हुई देखने को मिली, छुआछूत भी खत्म होता हुआ देखने को मिला, धार्मिक अंधविश्वास जो थे और उनमें जो कुरीतियां थी वो भी काफी ज्यादा अब खत्म होती हुई नजर आई। प्रथम विश्व युद्ध के समय तो मध्यम वर्ग इतना ज्यादा शक्तिशाली हो उठा था कि अंग्रेजों ने इन्हें उखाड़ फेंकने के लिए कई प्रकार के कार्य शुरू किए। इसी मध्यम वर्ग की वजह से राष्ट्रीय चेतना का भी विकास हुआ। 19वीं शताब्दी में मध्यम वर्ग के लोगों ने ही सामाजिक और धार्मिक सुधारों आंदोलनों का आरंभ किया, जिसमें ब्रह्म समाज हमें देखने को मिलता है, आर्य समाज और प्रार्थना समाज, ये काफी सारे और भी अन्य समाज थे। तो इन सब के कारण क्या हुआ, जो समाज में फैली हुई कुरीतियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया। और जिन आधारों पर अंग्रेजों ने हमें निम्न दिखाकर अपना शासन अस्तित्व में लाया था ना, उसे अब हटाने के लिए भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाना आरंभ कर दिया था इन्होंने, जिसकी वजह से भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का विकास भी हुआ। और यही आगे चलकर मध्यम वर्ग जो है ये प्रभावशाली वर्ग बनकर उभर कर सामने आता। तो ये कुछ इंट्रो था। अब मध्यम वर्ग की क्या भूमिका थी भारतीय अर्थव्यवस्था में, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, समानता की नीति को अपनाना अर्थव्यवस्था के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी, जो मध्यम वर्ग के कारण ही संभव हो पाई। मध्यम वर्ग के लोगों की ये जो भूमिका है वो इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा उल्लेखनीय मानी जाती है। अंग्रेजों की समानता की जो नीति थी उसने समाज में वर्ग का विभाजन कर रखा था। उनकी मतलब समानता की नीति सिर्फ बोलने के लिए समानता की नीति थी, एक्चुअल में वो असमानता पर आधारित थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इस वर्ग के आने की वजह से सभी वर्गों को व्यापार का अवसर प्रदान हुआ, वाणिज्य का अवसर प्रदान हुआ और व्यापार वाणिज्य के द्वारा जीवन यापन करने में समान अधिकार भी प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक। अब देखिए क्या हुआ कि अंग्रेज है ना स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, भारतीयों को राजनीति से दूर रखते थे, भारतीयों के साथ तुच्छ व्यवहार करते थे। तो मध्यम वर्ग ने ना ये चीज नोटिस की और अंग्रेजों के, जो पहले अंग्रेजों को बड़ा अच्छा समझते थे कि भैया ये तो हमें विकसित करने आए हैं, इन लोगों की भलाई की वजह से भैया आजकल हम पर आक्रमण नहीं हो रहे गुंडों के, या फिर ये कहें कि छोटे छोटे साम्राज्यों में बटा होता था भारत, तो अब वो एक दूसरे के साथ लड़ नहीं रहा है। तो ऐसी ऐसी विचारधाराएं पहले थी। लेकिन मध्यम वर्ग के आने की वजह से उन्होंने ये चीज पहचानी कि अंग्रेज जो है स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और भारतीयों को राजनीति में दखल अंदाजी करने से मना करते हैं, मतलब भारतीयों को राजनीति में आने ही नहीं दे रहे हैं। तो ये भ्रम इनका अब टूट गया था। इस वर्ग ने कई प्रकार के आंदोलन किए और राजनीति में अपने पैर पसारने आरंभ कर दिए और भारतीय राजनीति का प्रमुख संचालक यही वर्ग बनकर उभरा और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता भी इसी वर्ग में से जन्मे। थर्ड पॉइंट है भू राजस्व नीति में सहायक। अब देखिए कृषि जो होती है वो अर्थव्यवस्था के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो ये जो अंग्रेजों के समय में भू राजस्व नीति थी ना, इसी से प्रभावित होकर मध्यम वर्ग ने क्या किया, मध्यम वर्ग के लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर भूमि खरीदना आरंभ कर दिया और वो भूमि जो थे वहां पर ये लोग भूस्वामी बन गए और कृषि करना आरंभ कर दिया और कृषि को काफी आधुनिक तरीके से करना आरंभ किया, जिसकी वजह से कृषि का उत्पादन जो है वो बढ़ गया और इनकी वजह से काफी ज्यादा लोगों को सहायता प्रदान हुई। नेक्स्ट है नई अर्थव्यवस्था में मध्यम वर्ग। तो देखिए अंग्रेजों ने सड़कों का निर्माण किया, जलयानों का निर्माण किया, रेलवे का निर्माण किया। क्यों किया था इन्होंने?
अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के साधन इन्होंने स्थापित किए। डाक तार संचार व्यवस्था जो थी इन्होंने स्थापित की, हम पहले पढ़ चुके हैं, ऊपर आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो इन्होंने इतनी सारी चीज़ें स्थापित की व्यापार के लिए। इन्हीं से प्रभावित होकर क्या किया था, भारत का जो मध्यम वर्ग था ये भी उभर कर सामने आया। नवीन अर्थव्यवस्था में इन्होंने भी योगदान दिया। इन्होंने भारत में तो व्यापार किया ही किया, विदेशों में जो नहरों के द्वारा या फिर समुद्र के द्वारा ये लोग जो जा रहे थे वहाँ पर भी इन्होंने अपने व्यापार स्थापित करने आरंभ कर दिया। अंग्रेज़ों के अन्य देशों में जो उपनिवेश थे, अफ्रीका में थे या फिर कहीं हम वियतनाम की साइड में थे, तो वहाँ पर भी जाकर इन्होंने अपने व्यापारिक संबंध स्थापित करने आरंभ कर दिए। और इसी की वजह से जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग ने भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुमूल्य योगदान दिया। लास्ट पॉइंट है ब्रिटिश शासन से संघर्ष। देखिए, ब्रिटिशर्स ने औद्योगिक क्षेत्र में तो भारत में अपनी पकड़ बना रखी थी, तो औद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर फिर चाहे वो भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों की बात हो या फिर नए भारत के निर्माण की बात क्यों ना हो, तो इसमें मध्यम वर्ग ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया और इन्होंने अपनी जड़ें हर तरफ फैला ली थी। इसी के साथ हम देखते हैं कि उद्भट हो गए या फिर प्रशासनिक कार्य हो गए, विद्वान हो गए, वकील, अध्यापक और उद्योगपति भी इसी वर्ग में से निकले हुए थे। और इसी वर्ग ने समाज में जो बुराइयां थी उसको समाप्त करने का जिम्मा अपने सिर पर लिया। और राजनीतिक चेतना लोगों में इन्हीं के द्वारा जगाई गई। और राजनीतिक जीवन में जो सबसे ज़्यादा लोग अगर किसी वर्ग में से थे ना, तो वो मध्यम वर्ग के ही थे।